तो क्या करना है, लिखो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी ऑफ स्मॉल लेंथ हैविंग चार्ज माइनस क्यू ए प्लस क्यू, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है और इसकी लेंथ है, इसका सेंटर है O और ये डिस्टेंस है 2a, जितने हम देते हैं कन्वेंशनली 2a। चले यहाँ पे इसने ये नहीं लिखा तो ये मेरा आंसर है। क्या करना है, इस डाइपोल की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट एनी रैंडम पॉइंट कोई। तो रैंडम पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पे पॉइंट P में। इस पॉइंट P में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस डाइपोल की वजह से। लेट R इज द डिस्टेंस बिटवीन O एंड P, मतलब वो क्या है, सेंटर ऑफ डाइपोल। इसके और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, R। ठीक, ये पॉइंट ये मैंने P थोड़ा दूर लिखा, कैलकुलेशन से रहेगा। लेट एंगल POB इज इक्वल टू, इस एंगल को मान लो कितना है, थीटा। ठीक है, एंगल POB इज इक्वल टू थीटा। क्या करना हमने, लास्ट क्वेश्चन किया था हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, है ना, एट एनी एक्सियल पॉइंट, मतलब एक्सियल पॉइंट इस तरफ होगा, एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, उसका मतलब एक्सियल पॉइंट। इक्वेटर होगा तो ये इसको बाइसेक्ट करता है, इक्वेट कर देता है, इसलिए इक्वेटर के लॉन्ग ऐसे आएगा, है ना। दो तरह का कैलकुलेट किया हमने। तो हमें क्या करना है, ये डाइपोल है, इसका डाइपोल मोमेंट है ना। लेट P इज डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल। अगर P इसका डाइपोल मोमेंट है तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी बोलो। इसकी वजह से, इस डाइपोल की वजह से डाइपोल मोमेंट है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ये डाइपोल है, इसका डाइपोल मोमेंट होगा, है ना, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। जो माइनस क्यू है ना, तो ये अपनी तरफ करेगा चार्ज, और प्लस क्यू से दूर भागता है चार्ज, ये तो इस साइड होगी। जब डाइपोल की डेफिनेशन बताई थी तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी बताई थी मैंने। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। उस दिन हमने कैलकुलेट किया था, इसकी वजह से जो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था यहाँ पे, है ना, इस डायरेक्शन में आ रहा था, ज़्यादा आ रहा था मैग्नीट्यूड, इसकी वजह से कम आ रहा था, है ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, वो भी तो बताया था मैंने साथ में। ठीक है, तो डाइपोल की वजह से डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तुम क्यों कुछ बोल रहे हो, नहीं बोला था मैंने, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, ठीक नहीं है। तो क्या बोला था मैंने, अगर हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर है, हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है तो इस डायरेक्शन में है P। रिजल्टेंट वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, है ना, ये बताया था। और दो कंपोनेंट तो उसका हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, है ना। तो दोनों चीज़ें पॉसिबल है। इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, अब तो ये P की डायरेक्शन होगी। ठीक, अब इसको ये P की डायरेक्शन होगी, इसको इस डायरेक्शन में जॉल्व करेंगे जिसके साथ थीटा बनाया हमने, इसमें क्योंकि हमने पॉइंट P पे निकालना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक ध्यान रखना है कैपिटल P है, कैपिटल P है। तो इस डायरेक्शन में जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, P cos थीटा। जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो इसके परपेंडिकुलर होता है, इसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा इसके परपेंडिकुलर होगा। तो इसके परपेंडिकुलर कैसे बनेगा, थोड़ा ऐसे जैसे बनेगा, ऐसे जैसे बनेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा P साइन थीटा। ठीक है,
इसका मतलब क्या होता है कि हमने इस डाइपोल को इक्विवेलेंटली दो डाइपोल में डिवाइड कर दिया है ना। उन दो डाइपोल का रिजल्टेंट ये डाइपोल बन गया है। तो क्या किया, एक डाइपोल ऐसे बनेगा, इसको लिख दिया मैंने, इसको लिख दिया, दो डाइपोल बन गए, इसको लिख दिया मैंने A1, यहाँ जैसे B1, ठीक, इसको लिख दिया मैंने A2, इसको लिख दिया मैंने B2। बोलो कुछ प्रॉब्लम समझ में आया? मतलब कुल मिलाकर वेक्टर का खेल है, वेक्टर के साथ डील करना थोड़ा टफ होता है, इसके अंदर इजीली डील हो जाता है, ठीक। तो इन दो डाइपोल का रिजल्टेंट डाइपोल है हमारे पास। एक कैलकुलेशन करने की ट्रिक्स हैं, ठीक। अब क्या करना हमने, देखो ये जो डाइपोल बना हमारा A2 B2, ठीक है। अब पॉइंट P कैसे लाई कर रहा है इसके रिस्पेक्ट में, A2 B2 के रिस्पेक्ट में डाइपोल है, कैसे लाई कर रहा है, इक्वेटोरियल लाइन पे कर रहा है ना। तो इक्वेटोरियल लाइन पे किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट करा था, कितना होता है, वो होता है हाँ जो P = 2QA, हाँ बोलो, P = 2QA, ठीक है। और उसको हम निकालते हैं, तो किसी इक्विवेलेंट पॉइंट निकालते हैं, P = 4π/E0 है, R² + A² और 3/2 लिख लो। मतलब बाकी चीज लिख लोगे ना कि क्या हमने क्या किया, क्या जंक्शन माना कि ये जो डाइपोल है ना, दैट इज इक्विवेलेंट टू रिजल्टेंट ऑफ टू डाइपोल्स। कौन कौन से टू डाइपोल, कौन कौन से, A1 B1 एंड A2 B2, ठीक है। सिंस पॉइंट P लाइज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल A2 B2, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इसको लिख दिया हमने E2। E2 कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट U2, और P पीछे देखो कराया था मैंने, U2 हाँ K फिर आगे कौन सा एक्सियल लाइन है, सॉरी इक्वेटोरियल लाइन बोल रहा हूँ ना मैं, इक्वेटोरियल होता है P 4π/4π0। क्या बोल रहे हो तुम, K मतलब 1/4πε0 को मैंने K लिख दिया, ठीक है। इसके आगे बोलो P हाँ बोलो P, हाँ R² हाँ + A² प्लस A² होता है, हाँ 3/2। ठीक है। अब ये जो A² का खेल है ये लास्ट टाइम था, यहाँ पे A² का गेम नहीं है, मतलब R² + A² क्या डिस्टेंस इसके सेंटर के बीच में और इस पॉइंट के बीच में, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आएगा, सिंपली R²। अब ऐसे देख लो स्क्वायर एक क्यूब है, जहाँ पे क्यूब है, क्यूब है, और वहाँ पे क्या था P था, क्योंकि वहाँ पे कंपोनेंट का खेल नहीं था, ठीक है। तो वहाँ पे जब P था, लेकिन यहाँ पे क्या है इसका क्या बोलते इसको, यहाँ पे इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, P के बदले क्या है T cos थीटा है, समझ में आया। तो यहाँ पे P की जगह लिखना हमने T cos थीटा, ये इसका क्या है मैग्नीट्यूड है, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो पॉइंट P लाई ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इक्वेटोरियल लाइन एक मिनट हो गए, अच्छा फिर देखो सर, जो तुम बोल रहे हो फिर से बोलो, इक्वेटोरियल लाइन वाला कितना होता है, हाँ इक्वेटोरियल लाइन वाला, इसको लिखा हमने E2, इक्वेटोरियल लाइन वाला होता है P sin थीटा। देखो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या जाएगा P sin थीटा, मतलब हो गया E2, बाकी सब ठीक है। इसकी वजह से साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि ये साइन थीटा है, जो तुम कुछ गड़बड़ बोल रहे थे, यही बोल रहे थे, मैं भी बोल रहा था ठीक है। P बाकी सब ठीक है, P की जगह आ गया हमारे पास P sin थीटा, और बाकी सब ठीक है। अब
दूसरा डाइपोल हमारे पास A1B1 है ना, A1B1 के रिस्पेक्ट में पॉइंट बी किस कैसे लाई करता है, इक्वेटोरियल लाइन पे करता है कि एक्सियल लाइन पे? एक्सियल लाइन पे, है ना। तो नेक्स्ट लिख लो, सिंस पॉइंट P लाइज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल A1B1, है ना, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल A1B1 क्या हो जाएगा, E1 लिख दिया मैंने, K 2p sin थीटा। देखो सिंपली क्या है, मेरी तरफ देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे डाइपोल की वैल्यू कितनी होती है, K p sin थीटा cos सॉरी cos सॉरी देखो अच्छा साइन थीटा एक मिनट रुकना, हाँ एक्सियल इसकी ये वाली है इक्वेटोरियल लाइन पे होती है K P अपॉन R क्यूब, R मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम, फिर किसी इसकी वजह से क्या होगी, K P अपॉन 2P, K 2P अपॉन R क्यूब, वहाँ पे 2 आ जाता है, इसकी वजह से डबल हो गया मतलब, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे K 2P अपॉन R क्यूब, ध्यान रहे फिर से R क्या होता है हमेशा सेंटर से, वहाँ पे R प्लस ए था क्योंकि ए लिया था हमने और R ए लिया था, तो वहाँ R माइनस ए रहा होगा, लेकिन R प्लस ए आया था, तो पीछे वाला भी देखना साथ में, तब ये आगे वाला समझ में आएगा, ठीक है। इसमें पीछे वाला भी देखना तब जाके ए समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया इतना। अब P की जगह क्या है हमारे पास, p cos थीटा, यहाँ पे हमारे पास P की जगह है P cos थीटा, हाँ ठीक है cos थीटा है। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अब फिर से इन दो की वजह से हमने इसको पहले इसको रिजल्टेंट से ब्रेक करके कंपोनेंट में ब्रेक किया, फिर इसके यहाँ पे कंपोनेंट आ गए। अच्छा एक चीज और, ये जो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ A2B2 की वजह से वो किस डायरेक्शन में होगा, और A1B1 की वजह से किस डायरेक्शन में होगा, p वाली डायरेक्शन पर होगा। ये क्या हो गया है, इसकी वजह से हो गया E1 यहाँ पे हो गया, सही है। ठीक है, और इसकी वजह से हमने उस दिन कैलकुलेट किया था किस डायरेक्शन में होता है, बाल से होता है, ये हो गया हमारे पास e E2 हो गया, ठीक है। अब ये इसके दो कंपोनेंट, अब दो कंपोनेंट है, उसका रिजल्टेंट क्या होगा, अभी तो e अब देखो फिर से दो कंपोनेंट हो गए ना, अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा, e1 plus e2, सिंपली E1 प्लस E2 तो नहीं होगा, है ना, वेक्टर कैलकुलेट करने का तरीका कुछ अलग होता है। जो तुम बोल रहे हो जो E वेक्टर होगा हमारे पास E1 प्लस E2, ये सही है, ये वेक्टर है? अब मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, मैंने इसको मैग्नीट्यूड को ऐसे लिख रहा हूँ, इसको ऐसे लिखने के बजाय मैं ऐसे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, इसका मतलब ये अगर वेक्टर नहीं है उसका मतलब होता है वेक्टर में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो दोनों सेम है। क्या हो जाएगा बताओ, अंडर रूट e1 plus e2, हाँ क्या होता है देखो, E1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ना, तो मैं इसको मैग्नीट्यूड हटा के ऐसे लिख दे रहा हूँ, चलो तुम लोग ऐसे करते हो तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, E2 का इसका स्क्वायर का होल अंडर रूट है। ये फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है, ये कैसे जनरेट होता है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है वेक्टर में, हाँ फॉर्मूला जनरेट कैसे होता है वेक्टर के केस में, उसको रन कर समझाया है, नहीं पढ़ा अभी तो तुम लोगों ने, पढ़ाई नहीं सकता है इसको। अच्छा ठीक है, बता दूं इसको थोड़ा सा, देख क्या होता है। अब हमने किया इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं पहले, ठीक है। अगर एक डॉट प्रोडक्ट होता है एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो फिर से वेक्टर जनरेट हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये स्केलर बन जाता है। कैसे, अब क्या किया मैंने इसका सीधा डॉट प्रोडक्ट ले लिया,
E1 डॉट E1 है ना। तो मैं सिंपली तुम लोगों क्या करता हूँ, E की बजाय क्या करता हूँ, Z इक्वल टू A प्लस B, तीनों अलग अलग क्वांटिटी है ना, समझ में आएगा। अब Z डॉट Z कर दिया मैंने, डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ। अब A डॉट A जो होगा, अब दिस प्लस दिस डॉट ऐसे होगा ना, A डॉट A थोड़ी होगा अभी, समझिए हैं। तो अब क्या करना है, Z डॉट Z क्या हो गया, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हो गया। अब A का मैंने जैसे तुम लोग वहां पे मल्टीप्लाई करते हो वैसे यहाँ पे करना है, A डॉट A क्या हो जाएगा, A स्क्वायर। अब A डॉट B क्या हो जाएगा, प्लस AB। अब क्या होता है, जैसे अगर यहाँ पे E1 और E2 की क्या सिचुएशन है, क्या एंगल है दोनों के बीच में, E1 और E2 के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री है ना। तो दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल 90 हो, क्या लगेगा, A डॉट A का मतलब होता है A वेक्टर डॉट A वेक्टर होता है A cos थीटा, इतना पता है ना। cos 90 कितना हो जाएगा, 0, cos 90 0 है, cos 91 होता है, cos 90 कितना होता है, 0। ठीक है, cos 90 होता है 0, cos 0 कितना होता है, 1 होता है। अब A वेक्टर यही है, अब एक तुम E समझ लो है ना, E डॉट E और E के बीच में एंगल कितना होगा, 0 होगा ना। तो ये हो गया A स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 0 आ गया। नेक्स्ट A डॉट B में क्या हो जाएगा, A डॉट B हो जाएगा AB cos थीटा, 90 0 हो गया, तो A और A 0 हो गया, तो मैंने इसको लिख दिया प्लस 0। फिर नेक्स्ट वैसे ही दिस डॉट B डॉट A, फिर से 90 एंगल हो गया, 0 हो गया, ठीक है। फिर B डॉट B, ये 0 हो गया तो B डॉट B क्या होगा, फिर से A की तरह, B और B के बीच में एंगल कितना, 0, कितना हो गया है, कितना हो गया, B का स्क्वायर। देखो Z स्क्वायर आ गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो Z कितना जाएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट। पहुंच गए यहाँ पे। तो मैंने बोला ना, इसको लगाओ चाहे नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर वो ए बी वाले में cos थीटा 90 हो जाएगा, हाँ, और दूसरे ए वाले में cos थीटा 1 हो जाएगा। रट्टा नहीं मारना है। A डॉट A मतलब सेम वेक्टर है ना, A वेक्टर है, इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल कितना हो जाएगा, मतलब cos थीटा 1, एंगल कितना हो जाएगा, एंगल बता करें, एंगल 0 होगा, 0 होगा ना। तो ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, A cos थीटा होगा, cos थीटा का थीटा यहाँ पे कितना हो गया, 0, इसकी वैल्यू 0 फिल करी, तो यहाँ पे A डॉट A स्क्वायर हो गया ना। इसमें समझ ज़्यादा करने वाली कुछ चीज़ नहीं है, तो इस चीज़ को मत भूलना, क्योंकि ये बहुत फ्रिक्वेंटली आएगा। ये खास कर बोल, आप ही बोलो। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वेक्टर है, जब A वेक्टर है हमारे पास, A के साथ ही डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, A cos थीटा। अब वेक्टर A है, इसी के साथ कर रहे हैं, तो A और A के बीच में एंगल क्या होगा, 0, एंगल 0 हो गया, तो हमने फिर किया इसको A cos 0 कितना होता है, 1, कितना हो गया है, अब क्लियर हुआ। दूसरे केस में क्या होता है, एंगल 90 है, cos 90 0 हो गया, तो इसकी मल्टीप्लाई करके 0 हो गया, क्योंकि cos 0 1 होता है ना, तुम इस 0 को वैसे 0 मत लो, cos थीटा की वैल्यू 0 डालनी पड़ेगी ना हमारे को, समझ में आया। तो क्या हो हमारे पास इसका एक मैग्नीट्यूड की बात होगी, तो करो मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट इसकी और इसकी, करो साथ वैल्यू पुट। इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो क्या जाएगा, E आ जाएगा आप लोगों के पास, कितना आएगा, E1 की वैल्यू देखो
के पी साइन 2p cos थीटा r क्यूब प्लस के पी साइन p sin थीटा r क्यूब। अब देखो इसका साथ में अंडर रूट भी है, स्क्वायर भी स्क्वायर भी है, हाँ इनका स्क्वायर भी है, इनका स्क्वायर भी है, ध्यान रखना। अब एक कॉमन तुम लोग बीच में जगह छोड़ देना, मैं स्किप कर रहा हूँ स्टेप, ये दिख रहा है सामने से, देखो यहाँ से के स्क्वायर आएगा, यहाँ से के स्क्वायर आएगा, पूरा के स्क्वायर हो गया, के स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर रूट से बाहर क्या आएगा, के आएगा के बाहर आ जाएगा। और एक और चीज, यहाँ पे आर क्यूब का स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी आर क्यूब का स्क्वायर होगा, है ना। तुम बीच में स्टेप फिल करना, मुझे दिख रहा है यहाँ से, नहीं तो बोर्ड कर देना उसमें। तो यहाँ से आर क्यूब बार आ गया, मैं इसको स्क्वायर रूट से बाहर ले रहा हूँ सीधा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बार आ रहा है, के भी आ गया, 2 रह गया अंदर, पी का भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे पी का भी स्क्वायर हो जाएगा, फिर स्क्वायर रूट लगेगा, है ना। तो बार क्या आएगा, पी पी नहीं आ रहा समझना, और वो आ रहा, हाँ वो अंदर वन हो जाएगा कहाँ अंदर वन हो जाएगा, ये वन हो गया, नहीं हाँ ये होगा साइन थीटा cos थीटा नहीं अभी नहीं होगा, वन हो अभी ऐसे रहने दो, अंदर क्या बच्चा। अब यहाँ के बीच के स्टेप है ना, तुम लोग यहाँ तक पहुँचना, ये छोटे बच्चे कर लेते हैं इसको, ठीक है। तुम लोग आ रहा समझ इतना, पी का नहीं आया समझ, पी कैसे लिया मैंने बाहर आगे नहीं आया ना, इसको नहीं आया ना, देख मेरे को तेरे चेहरे से पता लग जाता है कि नहीं आया इसको समझ। देखिए पी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो ये समझ पी स्क्वायर यहाँ बाहर लिख दिया मैंने, ये पी का स्क्वायर ले लिया, ये समझ यहाँ लिख दिया मैंने, है ना। पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर यहाँ कॉमन करके मैंने यहाँ पे इन दोनों से बाहर निकाल दिया, लिख दिया मैंने पी स्क्वायर, ठीक है। जब पी स्क्वायर को इससे स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो पी आ गया ना अकेला, इतना समझ में आता है, अब समझ में आया। तो इसलिए वाला बीच के स्टेप तुम लोग लिख लेना, मैं ज़्यादा स्टेप स्किप करता हूँ लेकिन मैं अभी कम कर रहा हूँ, ठीक है। अंदर अब देखो अंदर क्या क्या बचा, अंदर बचा आप लोगों के पास, यहाँ पे हमारे पास बचा 2 cos, अच्छा 2 का भी स्क्वायर होगा, ध्यान रखना। चलो मैं भी ऐसे लिख रहा हूँ, 2 cos थीटा का स्क्वायर, आर चला गया बाहर, के सब कुछ चला गया बाहर, प्लस पी चला गया, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बचा, बस साइन स्क्वायर थीटा, एक चीज बची अंदर, ठीक। अब देखो ये क्या बन गया, के पी आर क्यूब है, सिंपली 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें cos और साइन दोनों है, हमने दो का झंझट नहीं पालना है, एक रखना है अपने पास, है ना। दो का झंझट नहीं रखना है, हमने एक रखना है अपने पास, ठीक है। तो मान लो cos का रख रहे हैं, तुम साइन को भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम साइन के टर्म में लिख दो, वो भी रिजल्ट होगा, ठीक है। तो अगर प्रूव करने को बोला कि वहां पहुंचना है तो वहीं पहुंचना पड़ेगा, तो cos लिखोगे तो cos के टर्म में पहुंचना है, यहाँ लिखोगे तो यहाँ पहुंचना, ठीक है। दोनों आंसर सही होते हैं। तो कैसे करेंगे हम इसको बताओ, कैसे कर, इसको cos में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, साइन को cos में करना है, हाँ तो साइन स्क्वायर थीटा का वाला 1 - 1 cos स्क्वायर थीटा, हाँ सिंपली ये फॉर्मूला सबको याद होता है ना, cos को कन्वर्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ सीधा पुट कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा है, E इक्वल टू और cos थीटा ये हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा 1 + 1 - साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस cos स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, सिंपली, ठीक है। का इसका अंडर रूट भी है, ठीक है। कितना हो गया है, 4 माइनस ये कितना हो गया, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 का अंडर रूट, ये अगर हमारे पास E। अच्छा सुनो, ये तो ये आया, हमने मिस क्या किया साथ में, ए वाले टर्म में, हाँ तो ए वाले टर्म में मिस कर दी तो इनको लिख दो, क्या हो गया। अब मैं थोड़ा सही करके लिखता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब, ये आ गया आपके पास E। ये ध्यान रखना है, इसको ऐसे है, ठीक।
इसके रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे? मुझे लगता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन उस एग्जाम में आएंगे जो तूने फिल किया है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक, अगर आ जाता है सिंपल न्यूमेरिकल आ गया तो इस तरह का ही आएगा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन वाला तो पिछले फॉर्मूले, रैंडम पॉइंट है, अगर रैंडम पॉइंट दिया है तो केवल फॉर्मूला ठीक नहीं है। नेक्स्ट देख लो, अब हमने क्या करना है, दो कंपोनेंट आ गया अपने नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, बोलो। किस डायरेक्शन में होगा, तो ऐसे बोल दो कि इन दोनों के बीच में होगा, कहीं पे है ना, इन दोनों के बीच में कहीं पे होगा, ऐसे इसके बाहर तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, इसके बीच इनके बीच में होगा। तो हमें भी नहीं पता कि डायरेक्शन क्या है, तो एग्जैक्ट डायरेक्शन पता करने के लिए क्या करना हमने, ये हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E। लेट दिस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एन एंगल अल्फा विद E1। ठीक है, अगर अल्फा बना रही है इसके साथ तो क्या कर दो, इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूं, एक मिनट दो, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल बन जाएगी ऐसे। ये पॉइंट कौन सा हमारे पास, P, इसको लिख दो M, इसको लिख दो K। ये P है पॉइंट M, ये P है, PMK। अब देखो यहाँ पे ये राइट एंगल होगी हमारे पास 90 डिग्री यहाँ पे बना रही है, ये भी देखो बराबर, मतलब पैरेललोग्राम बननी चाहिए, तो इस तरह से थोड़ा कंसेप्चुअल है, ये राइट एंगल होगी हमारे पास। तो अब इसकी डायरेक्शन निकालनी हमने, तो हमने क्या करना है, tan अल्फा कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसमें वो लगेगी ना, पाइथागोरस थ्योरम कुछ नहीं, बस इसमें सिंपली वो tan अल्फा होगा। हाँ, क्या बनेगा परपेंडिकुलर, MK अपॉन PK। ठीक है, अब PK क्या है हमारे पास, MK जो है हमारे पास वो क्या है, इसको एक्चुअली KM लिखना चाहिए क्योंकि डायरेक्शन उधर को है इसकी, है ना, E2 है, इसकी डायरेक्शन इधर को है, तो A और A बराबर हो जाएगा, देखो पैरेललोग्राम में बराबर हो जाएगा ना, तो इसको लिख दिया हमने, MK के बदले क्या लिख दिया हमने, इसको E2 है ना, मैग्नीट्यूड है, और PK के बदले लिख दिया हमने E1। करो वैल्यू पुट E2 और E1 की, E2 की वैल्यू क्या थी, हाँ P, देखो उसमें KP, हाँ sin थीटा, P sin थीटा अपॉन R क्यूब, क्यूब, और दूसरी की है 2P cos थीटा अपॉन R क्यूब। ठीक, अब क्या हो जाएगा ये, मैं काट दूं इसको, ये देखिए तुम लोग उल्टा करके काटते हो, तुम लोग उल्टा करके काटना, एक स्टेप स्किप करना, फिर से यहाँ से कट जाएगा, P से P कट जाएगा, R क्यूब से A कट जाएगा, हैं, तो हो जाएगा हमारे पास tan अल्फा इक्वल टू 1/2 tan थीटा। पहुंच जाओगे यहाँ तक, 1/2 tan थीटा। अगर हमारे को क्या है, हमारे को थीटा की वैल्यू पता लग गई, तो हम यहाँ से इसकी डायरेक्शन पता कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्शन जैसे एंगल डायरेक्शन डिसाइड करेगा ना, जितना बड़ा एंगल है वो डायरेक्शन वैसे बदलता जाएगा,
डायरेक्शन भी हो गया